नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम ऑनलाइन हो चुके हैं। सेशन में हम आपके लिए लेक्चर नंबर 6 जो है कि सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इससे पुराने हमारे टोटल लेक्चर 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो जाके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी वीडियोस अवेलेबल है लेक्चर नंबर 5 की, जहाँ पे सारे एमसीक्यूज आपको अवेलेबल हैं। तो लगभग मैंने 100 क्वेश्चंस के आसपास मैंने आपको एमसीक्यूज करा चुका हूँ अभी तक मैं, और आज भी लेकर टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आऊँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 125 क्वेश्चन के आसपास आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने अगर 125 एमसीक्यूज भी अच्छे से पढ़ लिए हैं, कवर कर लिए, तो मैं बता रहा हूँ बेटा, आपको कोई भी अच्छे नंबर लाने से रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, तो जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा, वो जाके आप लोग देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की मिलेगी। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ की बात की जाए, सारी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, जहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको कल टेलीग्राम चैनल पर मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बाकी चलिए हम बात करते हैं, आज का सेशन जो स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाएगी, निम्न में से कौन सा मशीन टूल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीन टूल। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये कुछ क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ आज आपको, वो चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन को लेके आऊँ, जिसमें मैंने कुछ पार्ट्स आपका रिमेनिंग रह गया था कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग से रिलेटेड, तो इन चीज़ों को मैं आज फिर से कवर कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीन टूल, निम्न में से कौन सा मशीन टूल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लेथ मशीन, सेकंड ऑप्शन शेपर मशीन, सी ऑप्शन मिलिंग मशीन, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दी। तो इजी क्वेश्चन पूछा गया है और काफी सिंपल क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मशीन टूल नहीं है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा, मशीन टूल कौन सा नहीं होता। तो लेथ मशीन की बात की जाए, लेथ मशीन क्या होता है, तो मशीन टूल हमारा होता है। शेपर मशीन की बात की जाए, शेपर मशीन भी क्या होता है, हमारा मशीन टूल होता है। मिलिंग मशीन की बात करेंगे तो मिलिंग मशीन भी हमारा मशीन टूल होते हैं। ठीक है, इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि टूल्स को लगाकर और एक रिक्वायर्ड शेप में हम लोग कवर करते हैं। तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हो गए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा सही है वो ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को क्लियर हो, फर्स्ट का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, जिसके द्वारा उसी मशीन के अंग निर्मित कर सकें जिससे एक नई मशीन का निर्माण किया जा सके, उसे क्या कहते हैं। By which part of the machine of same machines can be made from which new machines can be made is called। फर्स्ट ऑप्शन है मशीन टूल, सेकंड ऑप्शन कटिंग टूल, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। जिसके द्वारा उसी मशीन के अंग को निर्मित कर सकते हैं और जिससे एक नई मशीन का निर्माण भी किया जा सकता है। बाय विच पार्ट ऑफ सेम मशीन कैन बी मेड एंड फ्रॉम विच न्यू मशीन कैन बी मेड इज कॉल्ड मशीन टूल, कटिंग टूल, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दी। तो आप क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि भाई ऐसा कौन सी मशीन होती है जिसकी तरह हम लोग कुछ पार्ट्स को बना भी सकते हैं और साथ ही साथ नए मशीन को भी हम लोग बना सकते हैं, तो उसी मशीन के द्वारा। तो वो जो मशीन होगी क्या कहलाएगी, मशीन टूल कहलाएगी, कटिंग टूल कहलाएगी, या दोनों नाम कहलाता है, या कोई भी नाम नहीं है। तो आप लोग को जल्दी से बताना है, कमेंट करना, आंसर बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर की बात की जाए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मशीन टूल। मशीन टूल एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम लोग किसी भी पार्ट को बना सकते हैं और साथ ही साथ उसी मशीन के पार्ट्स को भी हम लोग बना सकते हैं, उस मशीन को भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह पदार्थ जो मशीनन के दौरान स्थायित्व बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं। द सब्सटेंस विच मेंटेन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस। तो मशीनन के दौरान जो हमारे स्थायित्व बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं। स्थायी कटाई टूल पदार्थ, परमानेंट कटिंग टूल मटेरियल, अस्थायी कटिंग टूल पदार्थ, टेम्पररी कटिंग टूल मटेरियल, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा कि कौन से पदार्थ होते हैं जो मशीन के दौरान स्थायित्व बनाते हैं। परमानेंट होते हैं कि टेम्परेरी होते हैं, या दोनों होते हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी हमारा नहीं होता है। ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, सब्सटेंस विच प्रोड्यूस स्टेबिलिटी। तो आपको बता दो बेटा, जो स्टेबिलिटी बनाई जाती है वो हमारी स्थायी जो हमारी होती है कटाई टूल पदार्थ, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मशीन के दौरान स्थायित्व बना के रखते हैं। तो परमानेंट कटिंग टूल मटेरियल ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, वह पदार्थ जो कटाई के दौरान स्थायित्व बनाए रखते हैं कहलाते हैं। द सब्सटेंस विच मेंटेन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग कटिंग। अब ध्यान रखें, ये क्वेश्चन अलग है थर्ड वाले क्वेश्चन से, उसमें पूछा गया था हमारा, आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया था मशीनिंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है बेटा, यहाँ पर पूछा गया है कटिंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो कटाई के दौरान जो स्थायित्व बनाए रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्थायी कटिंग टूल मटेरियल, अस्थायी कटिंग टूल मटेरियल। ठीक है, उसके बाद है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ दी। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। कटाई के दौरान जो स्थायित्व बना के रखते हैं वो हमारा कहलाते हैं
अस्थायी कटिंग टूल मटेरियल, टेम्पररी कटिंग टूल मटेरियल्स ही हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि कौन से पदार्थ कटाई के दौरान होते हैं। ठीक है, बाकी ए ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे गलत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा कि स्थायी कटाई टूल पदार्थ का निम्न उदाहरण में से नहीं है। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट कटिंग टूल मटेरियल। तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा इसमें से कटिंग टूल मटेरियल नहीं। पहला ऑप्शन HHS कोबाल्ट, बी ऑप्शन है सिरेमिक्स, सी ऑप्शन है सरमिट, डी ऑप्शन है डायमंड। तो आप लोग को पता होना चाहिए भाई कौन सा कटिंग टूल मटेरियल एग्जाम्पल ली। तो आप लोग बेटा ध्यान रखिए, कटिंग टूल मटेरियल लोग को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ बेटा, ये टॉपिक दोनों सब्जेक्ट कवर करता है। एक हमारा जो टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, जो बच्चे हमारे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं तो टूल इंजीनियरिंग पढ़ ही रहे हैं और साथ साथ CNC भी पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये जो टॉपिक्स है ये कुछ टॉपिक्स कॉमन हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स में। तो आप लोगों ने अगर यहाँ भी पढ़ लेंगे तो वहाँ भी आप लोग को फायदा करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल बताइए कौन सा एग्जाम्पल इसमें परमानेंट टूल कटिंग मटेरियल का नहीं है। HHS कोबाल्ट मीन्स हाई स्पीड स्टील। ध्यान रखिए बेटा, HHS कोबाल्ट होता है, HHS का मतलब होता है हाई स्पीड स्टील कोबाल्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सिरामिक, तीसरा सर्विट, तीसरा फोर्थ है डायमंड। तो बेटा आपकी बात की जाए एग्जाम्पल की परमानेंट कौन से होते हैं, सिरेमिक्स होता है हमारा परमानेंट कटिंग टूल में, सरमिट होता है, डायमंड होता है। HHS कोबाल्ट हमारा परमानेंट नहीं होता है, ये हमारा टेम्परेरी पार्ट होता है। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अस्थायी कटिंग टूल पदार्थ का निम्न उदाहरण में से नहीं है। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी कटिंग टूल मटेरियल। तो पहला ऑप्शन है ढलवा कोबाल्ट मिश्र धातु, दूसरा ऑप्शन है कार्बन टूल स्टील, थर्ड ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील एंड डी ऑप्शन है HHS कोबाल्ट। ठीक है, तो आप लोग को जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो कौन सा एग्जाम्पल टेम्परेरी का नहीं होगा। टेम्परेरी की बात की जाए तो कौन सा कास्ट कोबाल्ट वाला है, कार्बन टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील एंड HHS कोबाल्ट। तो टेम्परेरी जो हमारा बात कर रहे हैं बेटा, टेम्परेरी जो कटिंग टूल मटेरियल होगा उसका जो आंसर होगा हमारा कास्ट कोबाल्ट वाला है। यही हमारा क्या होता है, परमानेंट हमारा कटिंग टूल मटेरियल होता है, टेम्परेरी नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है, ध्यान रखिएगा बेटा, ढलवा कोबाल्ट मिश्र धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। निम्न में से डायमंड पदार्थ का गुण नहीं। विच वन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड। तो डायमंड की प्रॉपर्टी को भी आप लोग पढ़ना पड़ेगा। डायमंड कैसा मटेरियल होता है आप लोग को पता है, इसकी प्रॉपर्टीज को भी आपको करना है। पहला ऑप्शन है स्थायी, परमानेंट, अपेक्षाकृत अधिक महंगा, रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव। सी ऑप्शन प्रकृति में सबसे अधिक कठोर, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर, तीव्र कटाई छोर संभव नहीं, शार्प एज कटिंग टूल इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा आपको बताना है इसमें से कौन सा डायमंड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं, परमानेंट। ऑब्वियस सी बात है, परमानेंट मटेरियल होता है हमारा डायमंड, तो ये ऑप्शन हमारा प्रॉपर्टीज में आता है। अपेक्षाकृत अधिक महंगा, रिलेटिव मोर एक्सपेंसिव। आप जानते हैं बेटा डायमंड हमारा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, तो ये ऑप्शन भी डायमंड की प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। प्रकृति में सबसे अधिक कठोर, हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचर, तो ये भी बेटा प्रॉपर्टी होती है हमारी डायमंड की। तो तीनों ऑप्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। तीव्र कटाई छोर संभव नहीं, शार्प कटिंग एज इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा शार्प कटिंग एज ये ऑप्शन गलत है, शार्प कटिंग एज पॉसिबल होता है, हमारा डायमंड में बनते हैं बेटा, आपने देखे होंगे डायमंड, अगर आपने देखा होगा तो उसमें कटिंग एजेस बनते हैं। ठीक है बेटा, तो डी ऑप्शन ही हमारा क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है इसमें से। ठीक है बेटा, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन ही हमारा सही है, शार्प कटिंग एज इज नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। निम्न में से एकल बिंदु कटाई टूल का उदाहरण है। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। फर्स्ट एग्जाम्पल लेट टूल, सेकंड एब्रेसिव व्हील, थर्ड ड्रिल एंड डी है मिलिंग कटर। तो आप लोग को पता होना चाहिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन सा होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात की जाए तो एब्रेसिव व्हील्स में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं, ड्रिल में भी मल्टी पॉइंट होते हैं, मिलिंग कटर में भी मल्टी पॉइंट होते हैं। लेकिन जो हमारा लेथ मशीन होता है ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ध्यान रखिएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमारा 8th क्वेश्चन में आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से बहु बिंदु कटाई टूल कौन से होते हैं। हाँ, अब बात पूछा गया विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ए है लेट टूल, बी है ब्रोचिंग टूल, सी है प्लेनर टूल, डी है नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल कौन सा होगा इनमें से। लेट टूल तो जो सिंगल मल्टी टूल है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ब्रोचिंग टूल के बारे में पता होना चाहिए, प्लेनर टूल के बारे में और पता होना चाहिए कि ये सिंगल है कि मल्टी है, ये सिंगल है कि मल्टी टूल है हमारे। तो मैं बता दूं बेटा, ब्रोचिंग टूल हमारा कैसा होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, ब्रोचिंग ये हमारा क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, MPCT होते हैं हमारे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, MPCT मीन्स मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। क्लियर हो रहा बेटा, तो ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है 9th का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कटाई टूल की मुख्य बॉडी को क्या कहते हैं। कटाई टूल की जो मुख्य बॉडी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्लैंग, बी ऑप्शन फ्लैंग, डी ऑप्शन एज एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दी। तो फटाफट कमेंट कीजिए, मेन बॉडी जो होती है कटिंग टूल की कौन सी होती है,
शैंक होती है, फ्लैंक होती है, एजेस होती हैं या हमारी नन ऑफ दीज। तो आप लोग को पता होना चाहिए शैंक क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है, एजेस क्या होते हैं, ये चीज़ों को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो मेन बॉडी जो कटिंग टूल की होती है वो कौन सी होती है, फ्लैंक होती है। ध्यान रखिए फ्लैंक की जो हमारा ऊपर का पोर्शन होता है वही हमारी मेन बॉडी होती है कटिंग टूल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्क होल्डिंग डिवाइस की निम्न में से विशेषताएं नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन यथार्थता कम होती है, एक्यूरेसी इज लो। बी ऑप्शन संरचना सरल होनी चाहिए, द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल। मितव्ययी होना चाहिए, शुड बी इकोनॉमिकल। एक सेटिंग में कई प्रकार की संक्रियाएं करने में संभव होना चाहिए। मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वैराइटीज ऑफ ऑपरेशन इन वन सेटिंग। तो आप लोगों को बेटा इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप लोग को इसको भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में वर्क होल्डिंग डिवाइस दे रखी है। तो बेटा आपको मैं बता दूं, जो इसमें स्ट्रक्चर शुड भी सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है वर्क होल्डिंग डिवाइस के लिए स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए। इकोनॉमिकल की बात की जाए तो इकोनॉमिकल भी हमारा मध्यवर्ती होना चाहिए। एक सेटिंग में कई प्रकार की संक्रिया करने में सक्षम। तो ये ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये प्रॉपर्टी भी हमारी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में होनी चाहिए। मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वैराइटीज ऑपरेशन। लेकिन यथार्थता कम, ऑब्वियस सी बात है जितने भी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस होती हैं उनकी जो एक्यूरेसी और यथार्थता होती है वो बहुत अधिक होती है और बहुत अधिक होनी चाहिए। जितनी अधिक यथार्थता होगी उतना ही जो हमारा होल्डिंग डिवाइसेस होगा बहुत अच्छा बड़ी तरीके से वर्क करेगा और ग्रेस्पिंग जो पावर है वो हमारी वर्क होल्डिंग डिवाइस की बढ़ेगी। ठीक है बेटा, तो ये ऑपरेशन ही हमारा जो प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही है इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। सीएनसी मशीन में एक कार्यखंड पर कई संक्रियाएं करने के दौरान टूल बदलने की आवश्यकता पड़ती तो सीएनसी में लगा होता है। इन सीएनसी मशीन देयर इज अ नीड टू चेंज द टूल व्हाइल परफॉर्मिंग मैनी ऑपरेशंस ऑन अ वर्क पीस। देन द सीएनसी हैज ए ऑप्शन ऑटोमेटिक टूल चेंजर, बी ऑप्शन टूल चेंजर, सी ऑप्शन बोथ एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो फटाफट बताए, कमेंट कीजिए कि भाई एक ही सीएनसी मशीन जब कई प्रकार की संक्रियाएं करते हैं कार्यखंड पे तो टूल हम लोग कई बार बदलते रहते हैं बेटा। तो सीएनसी मशीन में क्या लगा होता है जिसके कारण हम लोग टूल्स को कई बार बदल के और मेन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, कई सारे ऑपरेशंस कर सकें। ऑटोमेटिक टूल चेंजर बोथ एंड बी, नन ऑफ दी। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, जब हम एक साथ कई सारे ऑपरेशंस को टूल बदल के कर सकते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ध्यान रखिएगा बेटा, ऑप्शन यही हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही 12 का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। ऑटोमेटिक टूल चेंजर के लाभ निम्न में से नहीं है। विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक टूल चेंजर। फर्स्ट ऑप्शन रख रखाव सरल होता है, मेंटेनेंस इज इजी। बी ऑप्शन ऑपरेटर सुरक्षित होता है, ऑपरेटर इन सेफ। सी ऑप्शन प्रक्रम नम्यता में कमी, लो इन प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी। डी ऑप्शन है प्रक्रम नम्यता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप लोग को पता होना चाहिए बेटा ऑटोमेटिक टूल चेंजर के कौन से एडवांटेज होते हैं कौन से नहीं होते हैं। तो रख रखाव की बात की जाए, मेंटेनेंस ईजी होना चाहिए बेटा। मेंटेनेंस जितना ईजी होगा उतनी जल्दी हमारे टूल चेंजर जल्दी से रख सकेंगे। ऑपरेटर को भी सेफ होना चाहिए, ये भी हमारे प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है बेटा, एडवांटेज की बाकी लो इन प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारा गलत ऑप्शन लिखा है। लो नहीं होना चाहिए, हमेशा हाई होनी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या है एडवांटेज होगा, ए बी ऑप्शन भी एडवांटेज होगा और डी ए ऑप्शन भी एडवांटेज होगा। लेकिन सी ऑप्शन हमारा एडवांटेज नहीं होगा, डिसएडवांटेज में आएगा बेटा। तो सी ऑप्शन ही हमारा क्या है सही है। ठीक है, तो एडवांटेज में जो हमारे टूल चेंजर जो एडवांटेज नहीं होते वह प्रक्रम नम्यता में कमी। ठीक है, लो इन प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। सीएनसी मशीन बेड में 3 गाइड मार्क किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। व्हाट आर द 3 गाइड वेज यूज इन सीएनसी मशीन बेड। फर्स्ट है टेल स्टॉक, बी है हेड स्टॉक, सी है टर्रेट, डी है नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए, सीएनसी मशीन बेड में 3 गाइड मार्क किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो 3 गाइड मार्क्स होते हैं टेल स्टॉक के लिए, हेड स्टॉक के लिए, टर्रेट के लिए, नन ऑफ दीज। तो आप लोग को बता दो बेटा टेल स्टॉक के लिए नहीं यूज़ में लिया जाता है, हेड स्टॉक के लिए भी यूज़ में लिया जाता है, टर्रेट के लिए हम लोग क्या करते हैं 3 गाइड वेज को यूज़ में लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को क्लियर है बेटा कि इसका आंसर क्या होगा, 14 का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। सीएनसी मशीन बेड में 2 गाइड मार्क किसके लिए प्रयोग होता है। व्हाट आर द 2 गाइड वेट यूज इन द सीएनसी मशीन बेड। फर्स्ट है टेल स्टॉक, बी है क्रॉस लाइट, सी है टर्रेट, डी है नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए भाई 2 गाइड वेज को सीएनसी मशीन बेड में किस लिए यूज़ करते हैं। टेल स्टॉक के लिए करते हैं, क्रॉस लाइट के लिए, टर्रेट के लिए और नन ऑफ दीज। तो भाई सी ऑप्शन तो हमारा पहली बात गलत हो गया, ये 3 गाइड वेज के लिए यूज़ भी लिया जाता है। ठीक है बेटा, डी ऑप्शन का पता नहीं। अब ए और बी में से ही एक ऑप्शन सही होगा बेटा।
तो जो टेल स्टॉक होता है बेटा, टेल स्टॉक को ही हम लोग टू गाइड वेज की जैसे यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, ये पार्ट होते हैं हमारे लेथ मशीन के जिनमें हमारा टू गाइड वेज का यूज़ किया जाता है। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, सभी लोग देख लीजिएगा। 16 क्वेश्चन, रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू के निम्न में से लाभ हैं। विच वन इज द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू। पहला है निम्न घर्षण, दूसरा ऑप्शन है रोलिंग घर्षण के लिए कारण टूट फूट, लो वियर टियर ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शन, परंपरागत लीड स्क्रू के कारण निम्न शक्ति यानी लो पावर लॉस इन कन्वेंशनल लीड स्क्रू, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, मीन्स सभी हमारे सही ऑप्शन। तो रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू के जो निम्न जो लाभ होते हैं कौन कौन से होते हैं। ऑब्वियस सी बात है लो फ्रिक्शन होगा, बॉल स्क्रू होगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन कम होता चला जाएगा। रोलिंग घर्षण के कारण निम्न टूट फूट, ऑब्वियस सी बात है लो वियर ट्रियर होनी चाहिए हमारे रोलिंग फ्रिक्शन में या नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन भी हमारे एडवांटेज में आएगा, लो फ्रिक्शन भी आएगा, लो वियर टियर भी आएगा बेटा। सी ऑप्शन है परंपरागत लीड स्क्रू निम्न शक्ति यानी लो पावर लॉस इनकी, ऑब्वियसली बात है बेटा लो पावर लॉस होना चाहिए हमारा लीड कन्वेंशनल लीड स्क्रू में, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीस। तो इसका मतलब जो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है बेटा, जब तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा ऑल ऑफ अबव, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। ठीक है, ये चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और आपको कैसा लग रहा है सेशन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको पढ़ के तैयार करने हैं। ठीक है, बट इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। परंपरागत, नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत लीड स्क्रू में घर्षण हानि और शक्ति परेशन में हानि को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस एंड पावर ट्रांसमिशन लॉस इन कन्वेंशनल लीड स्क्रू। पहला ऑप्शन है रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू, बी ऑप्शन बॉल स्क्रू, सी ऑप्शन ड्राइव मोटर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, जो परंपरागत लीड स्क्रू होता है उसमें घर्षण हानि और परेशान हानि के लिए क्या प्रयोग किया जाता है कम करने के लिए, कि भाई जो हमारा लॉसेस हैं वो रिड्यूस हो जाए कन्वेंशनल लीड स्क्रू में। रीसर्कुलेटिंग बॉलिंग स्क्रू यूज़ करेंगे, बॉल स्क्रू यूज़ करेंगे, ड्राइव मोटर यूज़ करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा आपको बता दो रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू का ही यूज़ किया जाता है, जिससे फ्रिक्शन लॉस पावर लॉस अभी मैंने ऊपर बताया था बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑप्शन में वही ऑप्शन आपका यहाँ पे भी मैच कर रहा है, देख लीजिए बेटा। तो रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू का एग्जाम्पल हमारा यही होगा, 70 का ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। सीएनसी मशीन में संक्रिया के दौरान टूल को ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं। विच वन इज यूज टू कूल ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ सीएनसी मशीन। ठीक है, तो सीएनसी मशीन में क्या, मशीन जब गर्म होती है उसको ठंडा करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज में लिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है कूलेंट, बी ऑप्शन ऑयल, सी ऑप्शन वाटर, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आप लोग को पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, कूलिंग करने के लिए सीएनसी मशीन में ऑपरेशन के दौरान क्या यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ऑयल का यूज़ नहीं किया जाता, वाटर का यूज़ नहीं करते, नन ऑफ दीज नहीं यूज़ करते। सीधा सीधा बेटा ऑप्शन सही है हमारा एयर 3 का ए ऑप्शन, कूलेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होगा कि बेटा हमारी जो सीएनसी मशीन है वो जल्दी से जल्दी ठंडी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। निम्न में से कटिंग टूल का मुख्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कटिंग टूल। पहला ऑप्शन शैंक, बी ऑप्शन फ्लैंक, सी ऑप्शन एज, डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो आप लोग को पता होना चाहिए मेन कंपोनेंट कटिंग टूल के हमारे क्या होते हैं। मेन कंपोनेंट की बात की जाए तो शैंक भी हमारा कटिंग टूल में आता है, उसको भी हम लोग काटते हैं। फ्लैंक की बात की तो फ्लैंक भी हम लोग काटते हैं, एज की बात की तो एज भी होता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है ना, तो कटिंग टूल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ये तीनों होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। एमआरओ मशीन में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। विच सब्सटेंस इज यूज इन एमआरओ मशीन। पहला ऑप्शन है एचएचएस, सबको पता हाई स्पीड स्टील, बी है एचएचएस कोबाल्ट, सी ऑप्शन है सिरेमिक्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एमआरओ मशीन में क्या यूज़ किया जाता है, एचएचएस कोबाल्ट, सिरेमिक्स एंड नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को बता दो बेटा एचएचएस हाई स्पीड स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं एमआरओ मशीन में। ठीक है बेटा, सभी लोगों को क्लियर है, ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा एमआरओ मशीन के बारे में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 20, क्वेश्चन नंबर 21। मिलिंग कटर के लिए प्रयोग किया जाता है। विच वन इज यूज इन मिलिंग कटर। तो मिलिंग कटर में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, एचएचएस कोबाल्ट, हाई स्पीड स्टील कोबाल्ट, एचएचएस हाई स्पीड स्टील, सी सिरेमिक्स, डी है सीमेंटेड कार्बाइड्स। तो बेटा आपको पता होना चाहिए मिलिंग कटर के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो मिलिंग कटर के लिए जो प्रयोग करते हैं हम लोग एचएचएस कोबाल्ट। तो आप लोग को पता होना चाहिए बेटा एचएचएस कोबाल्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं मिलिंग कटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देख लीजिएगा। सीमेंटेड कार्बाइड प्रकृति में होता था। नेचर ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड इज। पहला ऑप्शन परमानेंट,
बी ऑप्शन टेम्पररी, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। सीमेंटेड कार्बाइड की जो प्रकृति होती है, जो नेचर में ये फाइंड आउट होता है, वो किस तरीके से होता है? स्थायी रूप में पाया जाता है, अस्थायी रूप में पाया जाता है, या दोनों तरीकों से पाया जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं है हमारा? तो बेटा आपको बता दूं, जो सीमेंटेड कार्बाइड का नेचर होता है वो कैसा होता है, वो हमारा परमानेंट होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, स्थायी हमारा होता है, ठीक है ना। परमानेंट नेचर का हमारा सीमेंटेड कार्बाइड्स होते हैं और काफ़ी हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिएगा। पार्श्व कटन कोण और अंत कोण के मध्य भाग को कहते हैं? द पार्ट बिटवीन द लेटरल शीयरिंग एंगल एंड इंटीरियर एंगल इज कॉल्ड फ्लैंक, सरफेस, एज या नोज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि जो पार्श्व अंतर कोण होता है, अंतर कोण, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है फ्लैंक, सरफेस, एज या नोज। तो आप लोग को बता दो बेटा ऑप्शन कौन सा सही है? नोज। नोज के बीच का जो एंगल होता है, शेयरिंग एंगल और इंटीरियर एंगल का जो बीच का भाग होता है, वही हमारा क्या होता है? नोज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा। ओष्ठ कोण का मान होता है, द वैल्यू ऑफ लिप एंगल इज। पहला ऑप्शन है 0 to 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 180 डिग्री टू 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 90 to 60 डिग्री, डी ऑप्शन है 60 to 90 डिग्री। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इसका एंगल आप लोग को याद होना चाहिए। एंगल याद होगा तभी आप लोग कर पाएंगे इसको, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ लिप एंगल इज, ओष्ठ कोण कौन सा होता है ऑप्शन? तो ऑप्शन की बात की जाए 60 to 90 डिग्री एंगल ही हमारा क्या होता है? ओष्ठ कोण का एंगल होता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। सीएनसी मशीन बेड में कितने मार्ग होते हैं? हाउ मेनी वेज आर देयर इन द सीएनसी मशीन बेड। तो सीएनसी मशीन बेड में आपको मार्ग पता होने चाहिए, वेजेस पता होने चाहिए, कौन कौन से रास्ते होते हैं जो बने होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो आप लोग को पता होना चाहिए सीएनसी मशीन बेड में कितने रास्ते होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है बेटा। तो इसके आंसर की बात की, आंसर हमारा डी सही है। 5 तरीके के हमारे बेड में मार्ग बने होते हैं सीएनसी मशीन में, जिनका यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको कैसा लगा हमारा सेशन, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि क्या आपको सेशन कैसा लगा, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस थे और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आता दोबारा देखिएगा। इसकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा कल आपको, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ पे आपको सारे आंसर अवेलेबल करा दूँगा। ठीक है बेटा, बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री पीडीएफ सभी मिलेगी बेटा। यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियोज़ अवेलेबल है, वीडियोज़ को देखिए आप लोग और चीज़ों को समझिए। बाकी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ हमारे फैकल्टीज़ वर्क कर रहे हैं जो कि रिलेटेड सब्जेक्ट्स आप लोग को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हिमांशु वर्मा सर हैं। नेक्स्ट हम लोग बात की जाए, सचिन प्रताप सर हैं हमारे, ये भी कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ अंकित दत्त सर हैं, ये भी हमारे कुछ सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो जो भी आपका दोस्त सिविल डिपार्टमेंट में है तो आप उनको भी बता सकते हैं और इन टीचर के साथ आप लोग कंसर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और जो हमारे आशीष अग्रवाल सर है वो भी कवर कर रहे हैं। ये कुछ टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात किया, अमित कुमार सिंह सर भी हैं, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ये भी कुछ टॉपिक्स हमारे कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात की जाए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, राशिद अली सर हैं जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को देख रहे हैं और उनके वहाँ के क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ हमारे सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल के जो कवर कर। तो आप लोग का कोई भी फ्रेंड अगर इलेक्ट्रिकल में हो तो उसको आप बता सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में है तो वो आप लोग से बता सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करा सकते हैं। बाकी गुफराना अंसारी मैडम भी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की है जो सारे सब्जेक्ट्स को, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएँ और MCQ सभी के अवेलेबल करा दी जाए। ठीक है फ्रेंड, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमें उम्मीद है कि आप लोग अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से तैयारी कर रखे होंगे और करते रहिएगा इसी तरीके से तैयारी, और हमारे चैनल के साथ सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बेटा।